Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक पुरानी वीडियो के अंदर आपसे पूछा था कि क्या आपको ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो चाहिए, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं कि CAPF एग्जामिनेशन के अंदर, UPSC CAPF एग्जाम के अंदर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लाइक पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, ठीक है, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, किस सब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस सब्जेक्ट के कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी टाइम कम बचा हुआ है, आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, लगभग 100 दिन है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस देनी है। तो इस वीडियो के अंदर वही सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एक रफ आइडिया, ऑल्दो रफ नहीं है, काफ़ी मेहनत करके बनाया है, लेकिन स्टिल एक थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर कंसीडर करते हुए आप इसको एज ए कंसीडर कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट की इतनी वेटेज इसके अंदर है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा लाइक इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% फिक्स है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इकोनॉमी का क्वेश्चन हो बट मुझे वो करंट अफेयर्स में लग रहा हो, तो मैंने उसको करंट में काउंट कर लिया है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो करंट का क्वेश्चन है लेकिन मैंने उसको पॉलिटी में या फिर ज्योग्राफी में कंसीडर कर रखा हो। क्योंकि रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस इस तरह से। सो एक तरीके का एक आइडिया आपको लग जाएगा। एग्जैक्ट नहीं है, कभी आप बोलो कि सर इसमें तो 17 क्वेश्चन आए थे, आपने 15 बताए हैं, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि 1-2 क्वेश्चन जो है वो करंट में भी कंसीडर किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन इकोनॉमी का करंट में आ गया, कोई करंट का मैंने इकोनॉमी में मान लिया, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आप डायरेक्ट तो कह नहीं सकते हो कि ये फिक्स है कि ये इसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते अपनी वीडियो के अंदर आगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है वो बहुत मेहनत करके बनाई जा रही है। ये जो डेटा मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करूँगा, इसमें बहुत टाइम लगा। हर साल के पेपर को एनालाइज करना, उसमें से सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना, देन उसके बाद वो नंबर डिसाइड करना, बहुत टाइम लगा। इसलिए आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर आप पुराने हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जरूर, ठीक है, ताकि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे और नए टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ट्रेंड एनालिसिस जो हम देखेंगे, पिछले 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले 5 सालों का मतलब क्या है, 2022 से लेकर के, ये इसमें हम 2022 से लेकर के 2018 तक हर सब्जेक्ट में CAPF के पेपर 1 के अंदर कितने क्वेश्चंस देखने को मिले वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2022 की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2022 की। तो 2022 के अंदर हमारे जो पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन आए थे वो आए थे 11, ठीक है। हाँ, 11 ही क्वेश्चन आए थे। आप ये समझो कि जरूरी नहीं है कि हर साल पॉलिटी के अंदर वही 15, 18, 20 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी कम भी आ जाते हैं। तो 2022 के अंदर पॉलिटी के सिर्फ 11 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के 21 क्वेश्चन थे, आपके मॉडर्न हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन थे, आपके एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के 12 क्वेश्चन थे, देन उसके बाद आपके साइंस के 25 क्वेश्चन थे, एंड उसके बाद आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे, आपके इकोनॉमी के 9 क्वेश्चन थे, एंड इसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स के 17 क्वेश्चन थे, एंड मिसलेनियस के आपके 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे मिसलेनियस का मतलब क्या है, मिसलेनियस का मतलब लाइक डिफेंस के तो क्वेश्चन 2022 के अंदर आए थे जो बिल्कुल नए थे, पहले नहीं आते थे, और आपके जो कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन आए थे वो सब मिला के लगभग 8 क्वेश्चन थे जो मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर मैंने डाले हैं, ठीक है। तो ये था 2022 का एनालिसिस। आप देख सकते हो 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी रही है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की। दूसरे नंबर पर आपकी रही है मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस की, दूसरा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की। उसके साथ साथ आप देख सकते हो करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंड आपका पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और ये प्रिपेयर करना जो है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाता है। आप कहाँ से प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री में आप जो ज़्यादा श्योर रह सकते हो वो मॉडर्न के ऊपर रह सकते हो। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कई बार हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था 2022 का एनालिसिस। अब 2021 के एनालिसिस के बारे में बात करें तो 2021 के अंदर पॉलिटी के आपके 15 क्वेश्चन थे, आपके ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के 19 क्वेश्चन थे, आपके मॉडर्न हिस्ट्री के 8, आपके एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के 13, आपके साइंस के 30, ठीक है, 30 क्वेश्चंस। देन उसके बाद आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के 16, आपके इकोनॉमी के 10, करंट अफेयर्स के 14, और मिसलेनियस यहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये आपके 2021 के अंदर क्वेश्चन थे। आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली साइंस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 25 क्वेश्चन 2022 के अंदर आए थे, 2021 के अंदर भी आपके 30 क्वेश्चन आ रखे हैं,
दूसरा पॉलिटी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका जो मैथ्स एंड रीजनिंग है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एंड आपके करंट अफेयर्स, ठीक है। तो वही सेम देख रहे हो आप, दोनों साल के अंदर पैटर्न देखो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, इनकी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 की, कि 2020 के अंदर आपके किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और आप ये देखोगे कि हर साल लगभग सेम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो 2020 के अंदर आपके पॉलिटी के 19 क्वेश्चन आए थे, तो ये एक तरीके का बम्पर हो गया। दूसरा ज्योग्राफी के अंदर वही सेम कंसिस्टेंट 19 क्वेश्चन, ठीक है। आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर 6, एंशिएंट मेडिवल के अंदर 14, 29 क्वेश्चन साइंस के अंदर, ठीक है। और आपके जो है 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर, आपके 11 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमी के थे, एंड आपके 10 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स के थे। एंड यहाँ मिसलेनियस में भी 2 क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस में यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे पूछ लिया जाता है ना, ये CAPF किस पैरामिलिट्री फोर्स, या ये पैरामिलिट्री फोर्स की ये रैंक किस रैंक के बराबर है, या कोई डिफेंस का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मैंने उस कैटेगरी के अंदर डाला। बाकी 1-2 क्वेश्न ऐसे होते हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो उनको मिसलेनियस में डाल दिया, ठीक है। तो ये 2020 का एनालिसिस है। यहाँ पे भी आप देखो कि सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी पॉलिटी की रही, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की रही, साइंस की रही, मैथ्स एंड रीजनिंग की रही, ये 4 सब्जेक्ट की रही। ऑल्दो एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की भी है, बट मैं इसको उतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं मानता, क्योंकि इसके क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते हैं। आप कहीं से भी पढ़ के जाओ, इसके क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम होता है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए सही से। जनरली क्वेश्चन गलत ही हो जाते हैं, या फिर आप तुक्का मारते हो, ठीक है। देन उसके बाद 2019 के बारे में बात करें तो 2019 के अंदर पॉलिटी के 14 क्वेश्चन थे, आपके ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के 18, ठीक है। सेम वही चीज़, ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन चल रहे हैं। आपके मॉडर्न हिस्ट्री के 16, ये बहुत डिफरेंट था। 2019 तक और 20 तक, या 19 तक कह लो, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा आती थी, एंशिएंट मेडिवल के 3-4 क्वेश्चन आते थे। अभी उल्टा हो गया है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री के 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंशिएंट मेडिवल के 12-12, 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके एंशिएंट मेडिवल के थे। देन उसके बाद आपके 29 क्वेश्चन साइंस के थे, जो कि हर साल लगातार आप देख लो कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है। 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के थे, 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के थे, 13 आपके करंट अफेयर्स के थे, और 1 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस था। सेम चीज़ अब 2018 के डेटा को फिल करें तो 2018 में आपके पॉलिटी के 21, ज्योग्राफी के आपके 20। ज्योग्राफी में यहाँ पे मैं तीनों चीज़ें कंसीडर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी भी, एनवायरनमेंट भी और मैपिंग भी, तीनों चीज़ों के मिला के आपके 21 क्वेश्चन जो है, 20 क्वेश्चन जो आए थे। 11 क्वेश्चन आपके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और 7 क्वेश्चन आपके एंशिएंट मेडिवल के। देन उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन ये आपके साइंस के, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया नहीं, 20 क्वेश्चन साइंस के। देन उसके बाद इकोनॉमी के आपके 9, करंट अफेयर्स के आपके 16 और 1। तो यहाँ से आपको ये था 5 साल का पूरा डेटा, जिसमें आप देख सकते हो कि हर साल किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज जो है वो हमारी रही CAPF AC एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है पूरा डेटा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि किस साल के अंदर किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ आपको प्रायोरिटीज़ बताता हूँ, जो कि आप अपनी प्रायोरिटी सेटअप कर सकते हो अपनी रिवीजन के लिए। पढ़ने को तो आपने बहुत सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, बट अब रिवीजन की बारी है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने देखा कि पॉलिटी की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, हर साल आप देखोगे 11-15, ये थोड़े कम है, 11 क्वेश्चन काफ़ी कम है, इतने क्वेश्चन कम नहीं आते हैं, बट कई बार हो भी जाता है ऐसा, ठीक है। बट हर साल ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो पॉलिटी यहाँ 11, 15, 19, 14 और 21, तो पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसको हर कोई प्रिपरेशन करने वाला, हर कोई एग्जाम देने वाला बहुत आसानी से सही करके आएगा, और अगर आप उसमें गलती करते हो तो आपका नुकसान है। तो पॉलिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ही प्रायोरिटी रखो, बट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट स्थान होना चाहिए, किसका, पॉलिटी का। क्यों? क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, सब करते हैं और ज़्यादा भी आते हैं, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो इंपॉर्टेंस किसकी है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की। इसको मैं अगर क्लियर तरीके से डिवाइड करूं तो एनवायरनमेंट के 4 या 5 ही क्वेश्चन आते हैं बस, बाकी सारे आपके ज्योग्राफी एंड मैपिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली 21 क्वेश्चन, 19, 18, 20। तो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आपका लगभग 20 क्वेश्चन मान के चलो, हर साल आपके 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरली क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपकी बेसिक एनसीईआरटी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको किसी GC लियों की जरूरत नहीं है, किसी
किसी के भी नोट्स की जरूरत नहीं है, जो भी बिक रहे हैं मार्केट में नहीं है जरूरत, ठीक है, चाहे वो 2000 के हो, चाहे 3000 के हो, चाहे 3500 के हो, चाहे 3200 के हो, कितने के हो, किसी की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे तरीके से कर लो, मार्क करके अच्छे तरीके से पढ़ लो। नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ज्योग्राफी को खासकर अमित सेन गुप्ता सर की वीडियो देख सकते हो, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की वीडियो देख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो देख सकते हो, ठीक है। इधर उधर ये क्रैश कोर्स और फाउंडेशन कोर्स इनके चक्कर में मत पड़ो। जो यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्रीली अवेलेबल है, सर्च करो, ढूंढो, थोड़ा समझदार बनो, ठीक है। पैसे ऐसे ही पेड़ पे नहीं उगते हैं। अब उसके बाद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद ऑल्दो मैं कहूँगा मॉडर्न हिस्ट्री उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रख रही है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का कुछ नहीं पता, कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं ना, ये होते थोड़े ईजी हैं। ये आपके मोस्टली क्वेश्चन या तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 12th की जो पार्ट 3 है उससे, या फिर आपके स्पेक्ट्रम से, इतने से आपके लगभग 7 आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक आधा कोई बच जाए तो बच जाए, और वो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को भी आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बट प्रायोरिटी में अगर प्रायोरिटी देनी हो, टाइम कम हो, तो इसको पीछे रखना है अभी, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर एक इंपॉर्टेंट पोर्शन तो है, लेकिन वही है, इसके लिए मैं यही बोलूँगा थीम्स 1 और 2 पढ़ लो, और ज़्यादा हो सके तो तमिलनाडु की बुक पढ़ लो। इसके क्वेश्चंस आते हैं लेकिन अजीब होते हैं, वो कई बार नहीं होते सोल्व, पता नहीं, मैं तो खुद सोचता हूँ कि यार यूपीएससी कहाँ से ढूंढ रही है ये क्वेश्चन। मैंने सीडीएस के पेपर के आंसर की बनाई थी, उसमें भी मैं चौंक गया था कि कहाँ से आए एंशिएंट मेडिवल के क्वेश्चन। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे खुद, ठीक है। देन उसके बाद आप साइंस को देखो। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों से लगातार 20, 24, 20, 29, 29, 30, 25, 30 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए साइंस। अगर आपने आज तक साइंस नहीं पढ़ी है, पहले इसको पढ़ो। अगर आपने कर लिया, रिवीजन कर रहे हो, तो सबसे पहले रिवीजन भी साइंस की करना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आए। साइंस के क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे एनसीईआरटी से सोल्व हो जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, किसी भी कोचिंग के नोट्स के चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी टॉपर के नोट्स के चक्करों में पढ़ने की जरूरत है। मेरा भी कोई नोट्स है नहीं, और होंगे भी तो मत खरीदना, कोई बात नहीं, ठीक है। आप सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे तरीके से कर लो, बहुत अच्छे तरीके से। साइंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। और अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको साइंस की, वो देखो। फॉर एग्जांपल स्टडी IQ की प्लेलिस्ट है साइंस की, शायद आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब साइंस के बाद आप आ जाओ मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर। इस सब्जेक्ट की ऑल्दो वेटेज तो ठीक है, पॉलिटी जितनी है, बट मैं इसको इंपॉर्टेंट देता क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। इसका आंसर आप शॉर्ट निकाल सकते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, 14% आया तो 14% होगा ऑप्शन में, ठीक है। इससे आप श्योरिटी ले सकते हो। मैथ्स एंड रीजनिंग मैं आपको कहूँगा, अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हो, आपने मतलब अपनी 10th 12th में साइंस पढ़ी है और आपने ग्रेजुएशन भी साइंस में की है, बहुत आराम से मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एक आधा कोई ना हो पाए तो ना हो पाए, वो किसी से भी हो सकता है, किसी के साथ भी कि एक आधा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। अदरवाइज मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर साल इससे जो है वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 15-16 क्वेश्चन, और आपके बहुत आसान होते हैं। 15 मान लो 15 क्वेश्चन आए हैं, आपके 20 से 22 मिनट में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं तो सबसे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग को सोल्व करता था, उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे आओ। पहले ढूंढ लो सारे मैथ्स एंड रीजनिंग कहाँ है, टिक लगा के सारे के सारे सोल्व करें, फिर अगले सेक्शन पे आना। मैंने टारगेट रखा होता था कि 20-22 मिनट के अंदर मैथ्स खत्म करनी है, ठीक है। तो इसको लेकर के चलना। जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है उनके लिए तो बहुत जरूरी है, जिनकी वीक है वो भी कोशिश करे, इसको छोड़े ना बस, ठीक है। देन आप इकोनॉमी देख सकते हो। इकोनॉमी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पहले बोलता था कि मृणाल पढ़ो, मृणाल सर की बुक पढ़ो, लेकिन अभी के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो 11th की, और 12th की माइक्रो पढ़ लो। मृणाल सर की बुक में से या वीडियो में से मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी उल्टा बोल दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से पढ़ लो, और मृणाल सर की बुक या जो भी वीडियो या PDF कुछ भी मिल जाए आपको, उसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो। इतना सफिशिएंट है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक डेफिनेशंस आती हैं, इन्फ्लेशन, GDP, GNP, GVA, ये सारे आपके उनसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन। तो इकोनॉमी के 9-10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी रिकमेंड कर दिया है। करंट अफेयर जो है CAPF में बहुत ही वन लाइनर टाइप के आ रहे हैं, बट मेरे को लगता है 2023 में थोड़ा बहुत पैटर्न बदल सकता है, इसलिए न्यूज़पेपर को ठीक से पढ़ना। विजन IAS मैगजीन को जो पेपर 2 के लिए कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा पेपर 1 के लिए भी देख लेना, हल्का फुल्का। बाकी पेपर 1 स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स मैगजीन बनती है, अलग अलग कोचिंग्स हैं, सबके द्वारा बनाई जाती हैं, जो आपको ठीक लगे वो चूज कर लो, और कोई भी एक पढ़ लो, ठीक है। नाम मैं किसी का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो है
कोई भी एक चूज कर लो और उसको पढ़ो अच्छे तरीके से, उस पर ट्रस्ट रखो बस, ठीक है। सफिशिएंट है, सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बढ़िया बना रहा है, कोई बहुत महंगी बना रहा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पैसे लेके बेच रहा है वो ज़्यादा अच्छी होगी, जो बिना पैसे के बेच रहा है वो कम अच्छी होगी, ऐसा भी नहीं है। सब अच्छी हैं, सब सही चल रही हैं, कोई भी एक जो है उसको चूज कर लो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स ये हो गया। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज करने के लिए आप अपने सब्जेक्ट की वेटेज ऐसे रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दोगे साइंस को, उसके बाद आप अपनी इंपॉर्टेंस दोगे पॉलिटी को, पॉलिटी के बाद अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो दोगे मैथ्स एंड रीजनिंग को, ठीक है। और ये मैथ्स एंड रीजनिंग की इंपॉर्टेंट इसलिए है, चाहे आप मैथ्स एंड रीजनिंग वाले हो या ना हो, आपको करना तो पड़ेगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मेरा मैथ्स बिल्कुल वीक है, छोड़ दूँ, फिर आप पूरे ही बाहर हो जाओगे। 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने छोड़ोगे, ठीक है। देन मैथ्स एंड रीजनिंग के बाद आप अपनी वेटेज दे सकते हो, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया। उसके बाद आप अपनी वेटेज दो करंट अफेयर्स को, ठीक है। किसको? करंट अफेयर्स को। और करंट अफेयर्स के बाद आप जो है अपनी वेटेज दे सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री को। किसको? मॉडर्न हिस्ट्री। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले साइंस, फिर पॉलिटी, फिर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, फिर आपका करंट अफेयर्स, फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आप अपनी जो प्रायोरिटी दे सकते हो वो दे सकते हो इकोनॉमी को, ठीक है, इकोनॉमी को। और उसके बाद आप अपनी एंशिएंट, मेडिवियल और आर्ट एंड कल्चर को प्रायोरिटी दे सकते हो। मैं इसको लास्ट में इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये टफ सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चन जनरली सोल्व नहीं होते हैं, टाइम ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर कि 5 सालों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, आपकी प्रायोरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस सब्जेक्ट को आपको लेस इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर कह रहा हूँ कि काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इस डेटा को कलेक्ट करने में, और हर एक साल का पेपर जो है वो चेक करना, उसके क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना। सो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इसी वीडियो के अंदर, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 3 महीने की या फिर एक प्रॉपर रिवीजन सीरीज, मतलब रिवीजन के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँ, जैसे मैंने 10 मंथ की स्ट्रेटजी बनाई है, जैसे मैंने 6 मंथ की स्ट्रेटजी बनाई है, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं 3 मंथ की स्ट्रेटजी की कोई वीडियो बनाऊँ, ठीक है, या 90 डेज की स्ट्रेटजी की वीडियो बनाऊँ, या 80 डेज 75 डेज की स्ट्रेटजी की वीडियो बनाऊँ, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, ठीक है। अगर इस वीडियो के ऊपर, छोटा सा टारगेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, अगर इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स आ जाते हैं, कितना? 300 लाइक्स एंड 200 कमेंट्स कि यस सर बनाओ रिवीजन, मतलब रिवीजन कैसे करनी है ये बोल रहा हूँ मैं, रिवीजन कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे लेकर के चलना है, कितना टाइम देना है, किस में से क्या पढ़ना है। अगर ये आप चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, 200 से ज़्यादा कमेंट एंड 300 से ज़्यादा लाइक। अगर ये हो जाता है तो मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो एंड अपना पढ़ना शुरू कर दो। 3 महीने बचे हैं, अगर किसी ने अभी तक भी शुरू नहीं किया है, अब भी शुरू किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, ठीक है। अच्छे तरीके से फोकस करो। और हाँ, पेपर 2 की राइटिंग करते रहो, पेपर 2 को इग्नोर मत करो, थोड़ा बहुत लिखते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।